हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए, जहां पर हमारी आंख तो सिर्फ चिड़िया की आंख पर है, जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान को लेकर भारत का ये करारा जवाब किसने कही, ये बड़ी बात बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही इस गर्मा गर्मी के माहौल में कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ सकता है दोस्तों। जानने के लिए बने रहिएगा। इस खबर में आपको पूरी बात बताई जाएगी। साथ ही बताएंगे जहां पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा है दोस्तों। चाइना वुहान के कोरोना मामलों पर अब खुल गई है चाइना की बड़ी पोल। जी हाँ दोस्तों, अब चाइना भी एक्सपोज बेनकाब हो गया है। बताएंगे पूरी बात आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बड़ी बात कही है दोस्तों, जहां महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह प्रचंड को बताया है। आगे क्या क्या बातें कही है इन्होंने, हर तरह की खबरों से आपको अवगत कराने वाले हैं। उससे आगे आपको बताएंगे जहां केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी है इस मिसाइल के निर्यात की मंजूरी। बता दें आपको 9 देशों ने दिखाई है इसको खरीदने की रुचि। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा मिसाइल है भारत का, ये भी बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही ज्यादा नीच हरकत की गई है दोस्तों। हिंदू समुदाय के लोगों को गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। बताएंगे आपको पूरी खबर, क्या हरकत है इनकी तरफ से हिंदू समुदाय को लेकर। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरें हैं दोस्तों। तो खबरों को आगे देखने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो चाइना जैसे देश कभी भी लपेटे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हमारी आंख तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख पर है, जो हमें छेड़ेगा उसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा चाइना पर बोला हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आपको बता दे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि जो कोई भी देश भारत को छेड़ेगा उसे भारत छोड़ने वाला नहीं है। एएनआई को दिए गए खास इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि हमारी आंख तो चिड़िया की आंख पर टिकी हुई है, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे वो कोई भी हो। वैसे हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। जब उनसे पूछा गया था कि भारत के खिलाफ चाइना और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर एफएटीएफ तक गोलबंदी कर ली है और एक तरह से छंद युद्ध कर रहा है, तो इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया है तब से सीमा पर उसके द्वारा नापाक हरकतें की जा रही हैं और उसकी तरफ से महीने में 300 से 400 बार तक संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जाता रहा है। लेकिन हमारे सेना के जवान लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि आतंक से मुकाबला करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो सीमा के सिर्फ इस पार नहीं बल्कि उस पार तक जाकर घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर सकता है और किया भी है। भारत में है ये ताकत और भारत की ताकत आंकने की कोई कोशिश ना करे, नहीं तो भारत ऐसी ताकत दिखाएगा जो दुश्मन देशों ने कभी सोचा तक नहीं होगा। इस तरह की बयानबाजी की है दोस्तों। अगर आप भी राजनाथ सिंह के इस बयान का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि भारतीय सेना में वो ताकत है जो किसी अन्य देश के सेनाओं में नहीं है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना की जय हो जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग किस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को जवाब देना चाहेंगे भारतीय सेना के बिहाफ पर, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा है चाइना। वुहान के कोरोना मामलों पर अब खुल गई है चाइना की पोल। बता दें, चाइना के वुहान शहर में पिछले साल कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। उसी समय दुनिया में किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि यह वायरस विश्व भर के तकरीबन सभी देशों को अपनी चपेट में ले लेगा और जमकर तबाही मचाएगा। कोरोना से जुड़े आंकड़ों को छिपाने की वजह से चीन लगातार अमेरिका समेत
समेत कई देशों के निशाने पर रहा है, उसे संदिग्ध भरी नजरों से देखा जाता रहा है। दोस्तों अब हाल ही में वुहान में कोरोना से जुड़ी एक ऐसी स्टडी सामने आई है जिसे चाइना पर झूठ बोलने को लेकर शक और गहरा रहा है। दरअसल दोस्तों चीनी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई स्टडी में ये पाया गया है कि वुहान के कोरोना के जारी आधिकारिक आंकड़ों से वास्तविक आंकड़े 10 गुना अधिक हो सकते हैं। चीनी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अप्रैल तक शहर के 11 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों में से लगभग 4.4% लोगों में कोविड-19 पैदा करने वाले पैथोगन के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हुई थी। इस हिसाब से अप्रैल तक वुहान के 4,80,000 लोग संक्रमित हो चुके थे, जबकि आधिकारिक आंकड़ा 50,000 मामलों का ही है, जो कि इससे 10 गुना अधिक। ऐसे में दोस्तों चाइना एक बार फिर एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और ऐसे में आपको बता दें कि इस खुलासे के बाद अमेरिका के मंत्रियों का बयान आना शुरू हो गया है दोस्तों, और उन्होंने साफ साफ लहजे में चाइना को कड़ी धमकी दे डाली है। और उन्होंने कहा है कि चाइना इस बार नहीं बचने वाला। जिस प्रकार से अमेरिका जैसे देशों में इतनी संख्या में कोविड-19 से मौतें हुई हैं, इसके बाद से अब चाइना को कोई नहीं बख्शने वाला। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह है प्रचंड। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पुष्प कमल दहल प्रचंड पर अपनी बेटी रेणु दहल की जीत सुनिश्चित करने के लिए नेपाली कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर होने वाले चुनाव में अपनी बेटी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचंड ने यह गठबंधन किया है। ओली ने बुधवार को काठमांडू के कार्की बैंक्वेट हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए प्रचंड पर यह आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि प्रचंड चितवन महानगर के मेयर के रूप में अपनी बेटी रेणु दहाल की जीत को सुरक्षित करने के लिए नेपाली कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन किया है। उन्होंने प्रचंड से भी आग्रह किया है कि वे साजिश की राजनीति से दूर रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है इस नेपाल को लेकर, और नेपाल में जिस प्रकार से सियासी गर्मियां तेज हो गई हैं दोस्तों, और नेपाल को मनाने के लिए चाइना बार बार हाथ जोड़ता है दोस्तों, और दिखावा करता है कि नेपाल ही मेरा सबसे बढ़िया पड़ोसी है, क्योंकि नेपाल से ही अभी सारा काम लेना है उसको। ऐसे में भारत अभी इनके बीच हस्तक्षेप करने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि प्रचंड ने साफ कहा है कि भारत को इस मामले में दखल देना चाहिए, लेकिन भारत ये मानता है कि नेपाल के आंतरिक मामलों में, नेपाल ही क्या किसी भी देश के आंतरिक मामलों में भारत का दखल या किसी भी अन्य देश का दखल ठीक नहीं। ऐसे में दोस्तों आप भारत के इस विचार का समर्थन करते हैं दोस्तों, या हाँ या ना, या फिर भारत को भी दखल देना चाहिए, बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट करके। एक और खबर की अगर बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी है आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी। 9 देशों ने दिखाई है इसमें अपनी रुचि। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा फैसला लेते हुए आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को अनुमति दे दी। सरकारी सूत्रों के अनुसार 9 मित्र देशों ने DRDO की ओर से विकसित आकाश मिसाइल का अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई है। सूत्रों के अनुसार ये देश दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के हैं। सूत्रों ने कहा है कि कैबिनेट की ओर से अनुमति मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई इन देशों को इस हथियार प्रणाली का निर्यात करने के अवसरों को तलाशेगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर है ये। कैबिनेट की अनुमति मिलने के साथ ही निर्यात को तेजी से सुगम बनाने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय किया गया है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत देश रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के व्यापक प्रारूपों के निर्माण की क्षमता बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि निर्यात की जाने वाली मिसाइलें भारतीय बलों के पास मौजूद मिसाइलों से अलग होने वाली हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि आकाश मिसाइल का निर्यात किया जाने वाला संस्करण वर्तमान में भारतीय सुरक्षा बलों के पास मौजूद मिसाइल से अलग
होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये खबर भारत के लिए बड़ा ही उपयोगी होने वाला है दोस्तों, और आप सभी लोगों के हित में है ये खबर, क्योंकि भारत के इस मिसाइल में 9 बड़े देशों ने रुचि दिखाई है दोस्तों, और ये सभी देश इन मिसाइलों को खरीदने की तवायक में लग गए। इसको लेकर आपकी क्या राय होने वाली, और आप लोग कितने खुश हैं इस खबर को सुनकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सच में खुश है तो DRDO को कांग्रेचुलेशन, मोदी सरकार को भी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोग कहते हैं। अब चलते एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भीड़ ने मंदिर में कर दी है बड़ी तोड़फोड़, लगाई गई है आग। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बुधवार को भीड़ ने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ कर दी है। इसके अलावा मंदिर में आग भी लगा दी गई है दोस्तों। जिला पुलिस अधिकारी इरफान मरवत ने पत्रकारों को बताया कि घटना जो है वो करक जिले के टेर्री गांव की है। मरवत के मुताबिक मंदिर को विस्तार देने का काम किया जा रहा था, जिसका विरोध हो रहा था। भीड़ ने पुराने ढांचे के नजदीक बनाए गए नए निर्माण को गिरा दिया। अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया पर मंदिर के तोड़ फोड़ का वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो को हम आपको YouTube के गाइडलाइंस के मद्देनजर नहीं दिखा सकते दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जमकर आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के मानवाधिकारों के लिए संघीय संसदीय सचिव लाल चंद मली ने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की है। मली ने कह दिया है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ऐसी असामाजिक गतिविधियों का अंजाम देने के लिए कुछ समूह सक्रिय है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों। और मंदिर जैसे हिंदुओं के आस्था को चोट पहुंचाना और उनके दिल में एक गहरी घाव बनाना दोस्तों मंदिर के प्रति, जो कि बड़ा ही एक भयावह स्थिति पाकिस्तान की दिखाता है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो भारत के साथ कोई भी गंभीर संघर्ष चाइना की वैश्विक आकांक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा हमारे वायुसेना प्रमुख एस भदौरिया का कहना है। बता दें आपको दोस्तों, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने मंगलवार को कहा है कि भारत के साथ कोई भी गंभीर संघर्ष चाइना की वैश्विक आकांक्षाओं एवं बड़ी योजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, और लद्दाख टकराव सैन्य प्रभुत्व वाले दुस्साहस समेत विभिन्न कारणों का परिणाम हो सकता है, और इससे स्थिति बिगड़ी ही है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने एक ऑनलाइन सेमिनार में अपने संबोधन में यह बात कहा कि चाइना ने पूर्वी लद्दाख में सीमा टकराव के मद्देनजर अपनी सेना के सहयोग के लिए रडारों, सतह से हवा में सतह एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें एवं अन्य वायु आयुध भारी संख्या में तैनात कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि लेकिन भारत ने भी स्थिति से निपटने के हर जरूरी कदम उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए क्षमताएं विकसित करने में लगी हुई हैं, जिसका भारत पर सुरक्षा प्रभाव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में SK भदौरिया की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं दोस्तों, और आपको बता दें कि चाइना पूरी तरह से बौखलाया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है दोस्तों, और चाइना एक्सपोज हुआ है, और ऐसे में भारत ने भी झटकों पर झटके दिए हैं चाइना को, और ऐसे में अब चाइना बड़ा ही बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो अमेरिका को दरकिनार करके यूरोपियन यूनियन ने कर लिया चाइना से निवेश का समझौता। बता दें, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए यूरोपियन यूनियन यानी EU ने चाइना के साथ व्यापक निवेश करार करने को तैयार हो गई है। आपको बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक श्रम मानकों पर पालन की शर्त को समझौते में शामिल करने पर चाइना के तैयार हो गया है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच साल 2020 खत्म होने से पहले समझौते को औपचारिक रूप देने पर सहमति बनाई गई। अनेक यूरोपीय समाचार माध्यमों के मुताबिक इस बारे में EU के सदस्य देशों को सूचित कर दिया गया है। इसके तहत चाइना जबरिया श्रम रोकने के लिए हुई अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुमोदन करने के लिए ठोस प्रयास करेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर
बात करें तो ट्रंप के फैसले पलटेंगी कमला हैरिस। भारतीयों समेत 1.1 करोड़ युवा और प्रवासियों को मिलेगी नागरिकता। बता दें अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मंगलवार को बड़ा वादा करते हुए कहा है कि मैं अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में एक विधेयक लेकर आऊंगी जिसमें 1.1 करोड़ उन अप्रवासियों लोगों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान होगा जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। अमेरिका में 6.3 लाख भारतीय हैं जो बिना दस्तावेज के 2010 के बाद से 72% की बढ़ोतरी के साथ रह रहे हैं। ट्विटर पर कमला ने कहा कि पद संभालते ही मेरी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली प्राथमिकता कोरोना वायरस से अमेरिकी लोगों की जिंदगी बचाने की होगी। पहले दिन से हम जो बाइडेन कोरोना को काबू में करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने का भी संकल्प दोहराया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अपने हाथ खींच लिए थे। ऐसे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय होने वाली है दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो बांग्लादेश ने विरोध के बीच 1804 और रोहिंग्याओं को निर्जन द्वीप पर भेज दिया। जी हां दोस्तों, मानवाधिकार संगठनों के विरोध के बावजूद बांग्लादेश ने शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों के दूसरे जत्थे को बंगाल की खाड़ी में एक निचले द्वीप पर भेज दिया है। मानवाधिकारों समूह को कहना है कि इस नए द्वीप पर तूफान का खतरा भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बांग्लादेश ने ये सही कदम उठाया या गलत, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और खबर की ओर चले तो वार्ता बेनतीजा लेकिन बातचीत के माहौल से खुश नजर आए सरकार और किसान। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के मसले पर केंद्र सरकार और 40 किसान संगठनों के बीच कल बुधवार को 7वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। यह बैठक पिछली 6 बैठकों की तुलना में ज्यादा सकारात्मक रही और दोनों पक्ष बातचीत के माहौल से खुश नजर आए। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली वार्ता 4 जनवरी को होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो नेपाली पीएम ओली के फैसले से हैरान है चाइना, अब प्लान बी पर कर रहा है काम। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के कदम को चाइना की चिंता बढ़ाने वाला कहा जा रहा है। नेपाल की सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पर चाइना का अच्छा खासा प्रभाव था और इसलिए चाइना नहीं चाहता था कि पार्टी के भीतर फूट पड़े। साल 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी ने मिलकर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। इसमें चाइना की अहम भूमिका बताई गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की और बात करें तो अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। टीवी पर किया गया इसका लाइव प्रसारण। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी लोगों में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद अब अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मंगलवार को कोरोना वायरस की वैक्सीन की डोज ली है। इसका प्रसारण टेलीविजन पर किया गया। दरअसल जो बाइडेन प्रशासन लाइव टीवी पर वैक्सीन लगवाकर आत्मविश्वास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही थी। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो नए साल में आएगी IRCTC की नई वेबसाइट। आज लॉन्चिंग है इसकी। आपको बता दें इसके नए नए फीचर्स क्या है, इसकी खासियत क्या है। ट्रेन यात्रा से पहले यात्रियों को टिकट को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टिकट बुकिंग को और आसान बनाने के लिए इंडियन रेलवे की ओर से नई वेबसाइट 31 दिसंबर को लॉन्च की जाएगी। नई वेबसाइट पर टिकट बुक करना काफी आसान और तेजी से होगा। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल 18 दिसंबर को दोपहर 12 बजे IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। रेल मंत्रालय का कहना है कि IRCTC वेबसाइट और एप्लीकेशन के अपग्रेड हो जाने के बाद यात्री पहले के मुकाबले अधिक तेजी से टिकट बुक कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो महाराष्ट्र से खबर, जहां
महाअघाड़ी में टूट। कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर एनसीपी पर लगाया है ये बड़ा आरोप। बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के महाअघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के महासचिव विश्व बंधु रॉय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनसीपी कांग्रेस को धमकी दे, कांग्रेस को दीमक की तरह कमजोर कर रही है। कांग्रेस के खिलाफ साजिश भी रची जा रही है। दोस्तों, मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के महासचिव विश्व बंधु रॉय ने सोनिया गांधी को भेजे गए पत्र में कहा है। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो असम से खबर, जहां कांग्रेस के 2 विधायक और बीपीएफ के एक नेता भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अच्छी खबर थी। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है? अगर आप भी खुश है तो कमेंट सेक्शन में बधाई हो भारतीय जनता पार्टी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, और खबर की अगर बात करें तो सरकार ने कर दी एक बार फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते ही सरकार ने सभी तरह की यात्राओं को रद्द करने का फैसला ले लिया था, लेकिन देश को हो रही आर्थिक नुकसान के मद्देनजर सरकार ने धीरे धीरे सभी तरह की यात्राओं को शुरू कर दिया। अब ऐसे में दोस्तों फिर से कोविड के मामले बढ़ते देख सरकार ने इंटरनेशनल कुछ फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। ऐसे में कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से फ्लाइट्स पर रोक लगी है, वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां अपराधियों पर योगी सरकार की बड़ी कार्यवाही। इस साल 733 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। दोस्तों, बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस साल माफियाओं और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की है। सरकार ने इस वर्ष इनकी 733 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया है कि गैंगस्टर वादों में धारा 14 के अंतर्गत बड़ी कार्यवाही की गई। इसके मुताबिक 1 जनवरी से 26 दिसंबर के बीच 733 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। ऐसे में अगर आप भी योगी सरकार के इन बड़े फैसलों का और इस उत्तर प्रदेश के उद्धार का आप समर्थन करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो सरकार ने दिया है न्यू ईयर का गिफ्ट, एक मुफ्त मिलेगा पीएफ 8.5% ब्याज। ऐसे कर पाएंगे आप सभी चेक। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, नए साल की शुरुआत से ठीक पहले सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है। दरअसल सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ पर 8.5% का पूरा ब्याज एक साथ देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। जानकारी के अनुसार ये रकम न्यू ईयर ईव यानी 31 दिसंबर 2020 तक कर्मचारियों के खाते में डाल दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों इस तरह से आप चेक कर पाएंगे अपना ईपीएफ अकाउंट का बैलेंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, इन सभी स्टेप्स को आपको फॉलो करने होंगे और इस प्रकार से जाकर के आप अपना ईपीएफ अकाउंट पर बैलेंस चेक कर पाएंगे। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर कर